Hello everybody, in this video we are going to discuss about international refugee law. So हम लोग बेसिकली इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. इस वीडियो में रिफ्यूजी का डेफिनेशन देखेंगे, देन 1951 का कन्वेंशन देखेंगे एंड 1967 का प्रोटोकॉल देखेंगे एंड व्हाट आर द हिस्टोरिकल एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ. इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द डेफिनेशन. हम लोग को डेफिनेशन देखने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम बीइंग persecuted in my country for a reason due to my race, religion, gender, or due to my membership with any social group, there is a threat to my life or liberty. So I will seek protection in another country. So मैं मेरे लाइफ को अगर मेरे रेस से, रिलीजन से, जेंडर से या किसी सोशल कम्युनिटी या ग्रुप के मेंबरशिप से मेरे लाइफ लिबर्टी को थ्रेट है, तो मैं उस कंट्री को छोड़ के अनदर कंट्री में प्रोटेक्शन की अपेक्षा करूँगी. सो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्यूजी बोलेंगे. सो डेफिनेशन देखते हैं रिफ्यूजी का क्या है. Refugee are victims of gross human rights violation. Refugee generally understood as a person who has been forced to flee their country due to persecution, war, violence, or well-founded fear of persecution. The reason for persecution can include race, religion, nationality, political opinion, membership in particular social group. तो ये उसका डेफिनेशन है. सो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं रिफ्यूजी इज अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम देयर ओन कंट्री. ये एक स्टेटस से रिलेटेड है और फोर्स डिस्प्लेसमेंट है. काइंड ऑफ स्टेटस विच इज गिवन टू ए फॉरेनर्स बिकॉज ही इज हेल्पलेस, he is bound to leave their country. So this is the definition of refugee. This is according to 1951 convention and 1967 protocol. Before 1950 there was no standard international proper universal acceptable definition of refugee, बट 1951 का कन्वेंशन एंड 1967 का प्रोटोकॉल ये डिफाइन करता है रिफ्यूजी कौन है, हु इज़ रिफ्यूजी. नेक्स्ट कम टू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिफ्यूजी. सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में असिस्टेंस टू रिफ्यूजी प्रोवाइड throughout 1920 by Dr. Fridtjof Nansen of Norway. League of Nations on June 27, 1921 established the office of the High Commissioner for Russian Refugee. Dr. Nansen was appointed as the first commissioner after on August 20, 1921. So 1920 में ये रिकॉग्नाइज किया गया था रशियन रिफ्यूजी के लिए. डॉक्टर नानसेन वो हाई कमिश्नर वो कमिश्नर थे, लीग ऑफ नेशन के हाई कमिश्नर थे. सो ये 1920 से स्टार्ट हो गया था, बट हम लोग पूरा डिटेल में ग्रेजुअल डेवलपमेंट कैसा हुआ उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन, UNRRA. ये कब एस्टेब्लिश किया गया था, 9 नवंबर 1943 को एस्टेब्लिश किया गया था. तो द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर of the first international agency concerned with the problem of refugee and displaced person was the UNRRA. So कब एस्टेब्लिश किया गया था, 9 नवंबर 1943 को एस्टेब्लिश किया गया था. जो ये एक फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन था जो कि डिस्प्लेस्ड पर्सन और रिफ्यूजी से कंसर्न करता था. ये रिफ्यूजी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द रिफ्यूजी एंड डिस्प्लेस्ड पर्सन. सो इट इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल
यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि किसके कंसर्न में था, रिफ्यूजी और डिस्प्लेस पर्सन के कंसर्न में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन और IRO, ये 1946 में एस्टैब्लिश किया गया था। देखो ये 1947 में इसको डिसकंटिन्यू किया गया था। UNRRA को ये डिसकंटिन्यू हुआ था 1947 में, और 1946 में क्या आया था, IRO आया था। सो देखो स्पेशल कमिटी ऑन रिफ्यूजी एंड डिस्प्लेस पर्सन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑन 16 फरवरी 1946 को एक स्पेशल कमिटी बनाया गया था, किसके थ्रू से, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के थ्रू से। एंड एक और इस कमेटी के थ्रू से कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था, which was considered by the first committee then council by the General Assembly. The Assembly created a temporary council known as IRO on December 15, 1946. 1946 दिसंबर 1946 15 दिसंबर 1946 को IRO बना था। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे एक स्पेशल कमिटी बनाया गया, देन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के थ्रू से एक स्पेशल कमेटी बनाया गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किए, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग के थ्रू से जनरल असेंबली में ये डिसाइड किया गया कि IRO का फॉर्मेशन होगा, और 15 दिसंबर 1946 को IRO केम इनटू एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है preparatory commission for IRO was established on July 1st, 1947. It took over UNRRA function and activity on behalf of refugee and displaced person, but in 1948 August 20 IRO succeeded PCIRO. So देखो यहाँ पे IRO 1946 15 दिसंबर को बन गया था, बट यहाँ पे अगस्त 1948 अगस्त 20 को IRO का एक और प्रिपरेटरी कमीशन बना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन। और UNRR के फंक्शन को कौन सक्सीड किया, PCIRO, प्रिपरेटरी कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, सो UNHCR। सो ये एस्टैब्लिश किया गया था 14 दिसंबर 1950 को। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वर मोर रिफ्यूजी इन द वर्ल्ड दैट एनी टाइम। जनरल असेंबली ऑन December 3rd 1949 एडप्टेड रिजोल्यूशन 31910, ये रिजोल्यूशन नंबर है। इट डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश UNHCR ऑन December 14, 1950 टू हेल्प millions of Europeans who had fled or lost their home. UNHCR came into existence on January 1st, 1951, replaced IRO. So IRO को कौन रिप्लेस किया, UNHCR रिप्लेस किया। कब, 1 जनवरी 1951 को रिप्लेस किया। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जनरल असेंबली के थ्रू से एडॉप्ट किया गया था। एक रिजोल्यूशन पास हुआ कब, 3 दिसंबर 1949 को, एंड रिजोल्यूशन नंबर ये था। और इसको लाया गया कब, 1 जनवरी 1951 को, किसको रिप्लेस करके, IRO को रिप्लेस करके। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, इट वाज रिप्लेस बाय यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी
Fund Executive Committee in 1955. Then in 1958, UNREF is replaced by Executive Committee of the High Commission Program. So ये किसके थ्रू से रिप्लेस किया गया था? 1955 में UNREF के थ्रू से ये रिप्लेस किया गया था, एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द हाई कमीशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है रिफ्यूजी कन्वेंशन एंड इट्स अ प्रोटोकॉल। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो हम लोग इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन 1951 convention and its 1967 protocol are the key legal document that forms the basis of international refugee law. So ये convention and protocol international refugee law का बेस है। देखो, core principle is non-refoulement, which act that a refugee should not be returned to a country where they feel serious threat to their life or freedom। देखो, तो इसका कोर प्रिंसिपल क्या है? नॉन रिफ्यूलमेंट। मतलब नॉन रिफ्यूलमेंट का मतलब क्या है? कोई भी रिफ्यूजी कोई भी पर्सन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शरण लेने आते हैं तो उसको हम लोग रिटर्न नहीं कर सकते हैं, उसको मना नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज़ द नॉन रिफ्यूलमेंट। नेक्स्ट है 1951 कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी इज़ द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, रिफ्यूजी लॉ। सो ये रिफ्यूजी का स्टेटस को डिफाइन करता है कि रिफ्यूजी एक्चुअल में है कौन, और ये एक इंटरनेशनल लॉ का बेसिक स्टैंडर्ड सेट करता है। आर्टिकल 1 of 1951 convention define the terms refugee, which refers to person who become refugee as a result of event occurring before 1st January 1951। so देखो 1st January 1951 के पहले जो इवेंट्स हुआ था उसमें से कोई रिफ्यूजी एज ए रिफ्यूजी कहीं पे शरण लेता है किसी भी कंट्री में तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। उसके बाद को रिकॉग्निशन नहीं मिलने वाला था अकॉर्डिंग टू 1951 कन्वेंशन। सो इसीलिए ये इसमें जोग्राफिकल एंड टेम्परल लिमिटेशन था। किस में? 1951 के कन्वेंशन में। मतलब ये ओनली यूरोपियन रिफ्यूजी के लिए था और टाइम बाउंड कितना था? 1 जनवरी 1951 तक ही टाइम बाउंड था। बट इसीलिए हमारा 1967 का प्रोटोकॉल आया। सो as new refugee crisis emerged during 1950 and early 1960, it became clear that the temporal and geographical scope of 1951 convention needed to be widened. Protocol, the convention was adapted and it forced in 4th October 1967 में ये अडॉप्ट किया गया था। So the protocol defined refugee to mean any person within the 1951 convention। तो 1951 का कन्वेंशन में टेम्पोरल एंड जो जोग्राफिकल एंड टेम्पोरल लिमिटेशन था वो 1967 प्रोटोकॉल में वाइडेंट किया गया। सो ये दोनों ही प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन रिफ्यूजी का स्टेटस रिलेटेड था एंड राइट्स रिलेटेड था। सो यहाँ पे है 1951 कन्वेंशन एंड 1967 प्रोटोकॉल आर द मॉडर्न एम्बॉडीमेंट ऑफ द एज ओल्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ एसुलम। अब यहाँ पे रिफ्यूजी एंड एसुलम सीकर में डिफरेंस है। एंड who is asylum seeker? So asylum seeker who are waiting who have crossed the border of their own country and they are waiting for refugee status to be given। तो देखो जो रिफ्यूज अपने होमलैंड अपने कंट्री का बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं
कर चुके होते हैं बट उनको रिफ्यूजी स्टेटस नहीं मिला होता है, उन लोग रिफ्यूजी स्टेटस के लिए वेट कर रहे होते हैं, उसको हम लोग एसिलम सीकर बोलते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट refugee law, refugee convention, evolution of refugee law, and definition of refugee law. Thank you for being here.